नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार की उत्तराखंड से छुट्टी। भाजपा के अजय कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। राजस्थान का प्रदेश महामंत्री संगठन किया गया नियुक्त। उत्तराखंड से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लौटते ही लिया गया फैसला। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भाजपा के अजय कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान का प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई है। उन्हें राजस्थान की नई जिम्मेदारी मिली है और प्रदेश महामंत्री संगठन उन्हें नियुक्त किया गया है। इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई है, लेकिन उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें वहां का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। ऐसे में किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिवा, जिस तरह से लंबे निभा भी रहे थे और जिस तरह संगठन महामंत्री के रूप में लंबे समय तक अजय कुमार ने काम किया और ऐसे में सरकार से के विभिन्न लोगों उसके साथ समन्वय बनाना हो या फिर संगठन को मजबूत करना हो, उस कड़ी में लगातार ये काम करते रहे हैं। और हाल ही में क्योंकि ये भी देखा गया कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिवसीय दौरे पर थे और जिस तरह से उनका अब चाहे वो चीजों को लेकर के डिस्कस करना हो या कुछ भी रहा हो, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हों और उसके बाद ये इस तरह का जब मैसेज मिलता है कि यहाँ के जो संगठन महामंत्री थे अजय कुमार, अब उनको राजस्थान का संगठन महामंत्री बना दिया गया है शिखा। और ऐसे में ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात जरूर थी कि आखिर क्या इस दौरान चर्चा हुई होगी या फिर क्या कुछ रहा होगा जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं और संगठन महामंत्री को उत्तराखंड से हटाकर राजस्थान में नियुक्त किया गया हो, क्योंकि लंबे समय से अब चर्चाएं भी थी और 2027 का इलेक्शन भी अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सर पर है। हालांकि राजस्थान में इलेक्शन पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। हो सकता है कि उत्तराखंड के लिहाज से किसी और चेहरे को तलाश रहे हों या फिर किसी और चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती हो, लेकिन अब प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद एक तरह से खाली कहा जा सकता है, क्योंकि अब जो प्रदेश संगठन महामंत्री थे उनको जो है वो राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। शिखा, विशाल, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत तमाम पदों पर चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का अवसर केवल नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, आज आपके जीवन के लिए नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। सीएम ने कहा कि सभी चयनित उम्मीदवारों की पहचान सरकार में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी के रूप में होगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति भी है जो मेरे पीछे खड़ी है और जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें अगर सफलता मिल रही है, वो संपन्नता हो रही है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रही है। मैं इस अवसर पर आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग, वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 युवा साथियों को आज यहाँ पर हम सभी को नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े समस्त विभागों के सभी अधिकारियों को भी, सभी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने भी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने में योगदान दिया है, उनको भी अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, आज से आपकी पहचान उत्तराखंड सरकार में एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के रूप में होगी और आपको अपने कार्यों से अब ये दिखाना होगा कि जब व्यवस्था में योग्य एवं कर्मठ और ईमानदार युवा आगे आते हैं, तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि युवा कह रहा हूं मैं, तो क्या हम लोग जो जिनके बारे में रेखा जी कह रही थी अभी कि उनको भी आज जो है
कार्यकर्ती से सुपरवाइजर बनने का अवसर मिल रहा है, तो मैं युवा के बारे में मैंने युवा बचपन से कभी छात्र राजनीति में और कभी युवा राजनीति में, दोनों में काम किया है। तब मैं कहता था युवा कौन होता है। नरेश जी हमारे अभिभावक हैं, यहाँ बैठे हैं। हम कहते थे युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है। युवा वो होता है जो हर मुश्किल में रास्ता निकालता है। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। और भी मैं बहुत बोल सकता हूं इसमें। युवा वो होता है जो रेत से भी तेल निकालना जानता है। तो आप सबके चेहरों को देखकर मैं कह सकता हूं कि युवा इधर जरूर हैं, लेकिन ये भी युवाओं से कम नहीं है। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब भर्ती परीक्षाओं की चर्चा परिणामों से अधिक विवादों और नकल माफियाओं के कारण होती थी। आप सबको भली बात याद होगा, अधिकतर भर्ती परीक्षाएं संदेह, विवाद और भ्रष्टाचार की चर्चाओं से घिरी रहती थी। और जो प्रतिभाशाली युवा होते थे उनके मन में परीक्षाओं में जाने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ही जो है संदेह होता था कि उनकी मेहनत को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उनका चयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट संकल्प लिया कि उत्तराखंड में युवाओं के सपनों के साथ किसी भी माफिया तंत्र को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और इसी सोच के साथ हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आप सबके सामने है कि आज किसी भी युवा को सफलता उसके परिचय से नहीं, कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ताल्लुक किससे हैं, उसके पीछे कोई सिफारिश है कि नहीं है, किसी बड़े परिवार से है क्या, कहीं से है क्या, कोई ऐसी जगह से है जहां से जैक लग सकता है, वो नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। साथियों, उस युवा का संघर्ष जो सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे वही समझ सकता है जिसने संघर्ष को जिया हो। और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता समझ सकते हैं जो एक सामान्य छोटी सी कोई परचून की दुकान चलाता है, कोई सब्जी की दुकान चलाता है, कोई गांव में छोटा सा खेत सब्जी लगाकर, एक भैंस गाय पालकर, दूध बेचकर, घी बेचकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए दूर भेजता था। और जब उनका बेटा योग्य भी होता था, उसके अंदर क्षमता भी होती थी, प्रतिभा भी होती थी और मेहनत भी करता था, उसके बाद भी उसका चयन नहीं होता था, तो जो बेटों का हाल होता होगा वो तो उनका आत्मविश्वास गिरता ही था। लेकिन आप जरा सोचिए कि उनके माता पिता का क्या हाल होता होगा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जिनके लिए सारा का सारा जीवन का सपना केवल उनके बेटा और बेटी होते थे। उनके सपने टूटते थे, मंजिल उससे रूठती थी, लक्ष्य उनसे भटक जाता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। भाइयों बहनों, इसीलिए हम ये
पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी ने भी व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि 5 जून से लेकर 21 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों से संवाद किया जाएगा। विकास कार्यों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में तमाम कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। देश के स्वाभिमान को, देश के सम्मान को, देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में प्रयत्न किया है और हम समझते हैं सरकार ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास की किरण को नहीं पहुंचाया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से वंचित है। आज हम कह सकते हैं कि समुचित विकास की अवधारणा को नरेंद्र मोदी जी ने परिलक्षित किया है और इसके माध्यम से हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जहाँ पर प्रेस के माध्यम से हम लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, वहीं पर जन जन संवाद के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से भी हम अपने सरकार के कार्यक्रमों को बताएंगे। इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमने सोचे हैं और जन जन तक उन सब योजनाओं का लाभ जनता को प्राप्त हो, ऐसी योजनाएं हमने बनाई और हम समझते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से जो हमारी जनता है, देवभूमि की जनता है, वो और अधिक लाभान्वित होगी, ऐसा प्रयास हमारा है। देहरादून नगर निगम में हाल ही में पदभार संभालने वाले नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि फिलहाल शहर की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और नगर निगम की पहली प्राथमिकता साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाने पर रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और स्वच्छ हरित देहरादून के संकल्प को पूरा करना निगम का मुख्य उद्देश्य होगा। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर समय रहते इन्हें नहीं हटाया गया तो भविष्य में बड़ी आपदा का खतरा पैदा हो सकता है। अभी यहाँ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे नगर निगम के लिए, देहरादून नगर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ सफाई अच्छा हो, स्वच्छता अच्छी हो, अतिक्रमण जो जमीनों पे है नगर निगम के उसको खाली कराया जाए और नाली और नदियाँ इनकी सफाई भी बारिश से पहले ज़रूरी है। तो यही सब प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और स्वच्छ और जो हरित देहरादून है उसको जो है उसके संकल्प को पूरा किया जाए। प्रदेश के सरकारी विभागों और निगमों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया कि निजी एजेंसियां कर्मचारियों के पे स्लिप तक उपलब्ध नहीं करा रही, जिससे उन्हें अपने वेतन और कटौतियों की सही जानकारी नहीं मिल पाती। इस संबंध में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों से ईपीएफ और कमीशन के नाम पर कटौती की जा रही है, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों का ये तक नहीं पता कि उनका ईपीएफ जमा हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनका ईपीएफ नंबर तक उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है। वहीं जनसंघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी जारी रही तो वे जल्द शासन स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियां एक तरह से उनका खुला शोषण करिए, उनका भविष्य का क्या होगा? इस बार प्रदेश भर की जितने भी सरकारी महकमे हैं, चाहे निगम है, उनमें प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कार्मिक परायोजित हो रहे हैं, कार्यजित हो रहे हैं, उनके मामले में जो संबंधित विभाग है, चाहे जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। उनको पे स्लिप तक नहीं दी जा रही, उनका वेतन कितना है, उनका ईपीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है, उनका नंबर क्या है, कोई किसी को पता नहीं। कर्मचारी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं। आज हालत है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित उनका वेतन है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ईपीएफ की सुविधा उनको है, ये और भी जो भी सुविधाएं उनको बताना चाहिए कि भाई आपका इतना वेतन है, मूल उसमें कमीशन है, तमाम ये जो चीजें कट रही है। और आज ये हालत है कि जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियां एक तरह से उनका खुला शोषण करिए, उनका भविष्य का क्या होगा? इस बात को लेकर के हमारा जो कर्मचारी है बहुत ज्यादा चिंतित है, वो कि अपनी बात को कहीं रख नहीं पाता है। तो इसमें हमारा ये भी कहना है कि आज जिस तरह से प्रदेश में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे हम व्यापारी की बात करें, चाहे हम कर्मचारी की बात करें,
चाहे हम जो आउटसोर्स हैं तमाम, चाहे ओपनर के माध्यम से, इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इवन यहाँ ये समझ लीजिए आप, जो तमाम हमारे विधायक हैं, जो विधायक हैं आखिर क्या कर रहे हैं? इस प्रदेश में इतने बड़ी विधायकों की 70 विधायकों की फौज है, कोई किसी की पीड़ा को समझने को तैयार नहीं। भटवाड़ी तहसील के दयारा बुग्याल ट्रैक मार्ग पर एक महिला ट्रैकर के लापता होने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। डीएम प्रशांत आर्य के निर्देशन में तमाम विभागों की ओर से समन्वित रूप से राहत एवं कार्य संचालित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 सदस्यीय ट्रैकर दल 29 मई का दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए रवाना हुआ था। 30 मई को दल की एक सदस्य के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और जिलाधिकारी के निर्देश पर आपातकालीन परिचालन केंद्र, पुलिस, राजस्व विभाग, वन विभाग, एसडीआरएफ के साथ अन्य संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से खोज अभियान शुरू कर दिया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खोज अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से खबर है, जहां दयारा बुग्याल में एक महिला के लापता होने की सूचना है। उसके बाद से लगातार दयारा बुग्याल ट्रैक पर महिला की खोजबीन जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल जुड़ गए हैं। दीपक, दयारा बुग्याल ट्रैक में महिला ट्रैकर की लापता होने की सूचना है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन अभी कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि 29 तारीख को ये जो महिला है अपने 3 सदस्य जो दल के साथ वहाँ पे पहुंची थी और 30 तारीख को जो है जो उसके साथी हैं, जब वो सुबह उठे तो उन्होंने उसको जो है अपने जो कैंप होता है वहाँ वो जो है मौजूद नहीं थे। तो आनंद फानन में उन्होंने जो है जो स्थानीय जो फॉरेस्ट चौकी है उन्होंने इसकी वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज कराई। वर्तमान में जो है जो रेस्क्यू अभियान है उसको बचाव के लिए लगातार एसडीआरएफ, उत्तरकाशी पुलिस, फॉरेस्ट और प्रशासन की टीम वहाँ पे जो है लगी हुई है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इसमें बहुत बड़ी अपडेट मैं दे रहा हूँ कि जो है आज जो है पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली और जो अन्य जो बिंदु है उन पे भी अब जो है जाँच चल रही है। जी दीपक, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकासखंड लमगड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज मेरा गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। उसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। शिविर में तमाम विभागों की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विधिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी आमजन को प्रदान की गई। साथ ही तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया। शिविर के जरिए कुल 629 लोगों को तमाम योजना और कार्यक्रम में लाभान्वित किया गया। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने कहा कि राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य आम नागरिक और न्याय व्यवस्था के बीच की दूरी को कम करना है। मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड का सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी। आज का जो आयोजन है वो नालसा की एक योजना है, जागृति योजना, उस पर ये कैंप आयोजित किया गया, जिसमें गरीबों तक हमें पहुंचना होता है, उन्हें कानून की जानकारी देनी होती है, जो कानून की ज्ञान से के अभाव में अपने अधिकारों को नहीं जानते, उनके अधिकारों को बताना होता है। इसमें लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। ये कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा आयोजित किया गया और इसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कैंप में जो भीड़ है उससे ये देख के साबित हो रहा है कि ये कैंप सफल रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा ने काफ़ी मेहनत करी और इस दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ तक आम लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ तक पहुँचकर लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की कानूनी सहायता की ज़रूरत हो तो वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून और आपदा के खतरे को देखते हुए अब लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम प्रभावी हथियार बनकर उभर रहा है। हाल ही में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान की आशंका के बीच लोगों के मोबाइल फोन पर सीधे आपदा अलर्ट संदेश पहुंचे, जिससे लोग समय रहते सतर्क हो सके। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि भारत सरकार की ओर से विकसित इस आधुनिक तकनीक के जरिए किसी भी संभावित आपदा प्रभावित क्षेत्र को पहले चिन्हित किया जाता है और फिर वहां मौजूद सभी मोबाइल
टावरों के जरिए एक साथ मोबाइल उपभोक्ताओं तक चेतावनी संदेश पहुंचाया जाता है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक ये प्रणाली पारंपरिक SMS व्यवस्था की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। भविष्य में जनहानि और नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट जो है भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया ऐप है और एक सिस्टम है, व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम आपदा के बारे में कोई सूचना या अन्य कोई आवश्यक सूचना जो पब्लिक को जाननी चाहिए या जो पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है, जो कम समय में हम देना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे ये सूचना दी जानी है या आपदा की संभावना या अतिवृष्टि की संभावना जहाँ पे होने की संभावना है, उसको हम मैप पे ड्रॉ करते हैं IMD के सहयोग से। और उसके बाद जिस क्षेत्र के लिए हम अलर्ट जारी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जितने भी टेलीफोन के मोबाइल के टावर हैं, वो सभी उस टावर से टच में जितने भी मोबाइल हैं, सबके पास ये मैसेज जाता है। कल रात में बहुत अधिक बरसात और हवा तूफान की संभावना थी, उसको देखते हुए जहाँ जहाँ के लिए ये अलर्ट था, सब जगह के लिए हमने ये सेल ब्रॉडकास्ट का मैसेज जारी किया था, सभी को रिसीव हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।